हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टोलर नोट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंटिंजेंट चार्जेस के बारे में। नॉर्मल जो पेमेंट्स हैं या जो वर्क से रिलेटेड जो नॉर्मल चार्जेस हैं पेमेंट्स, उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। आज हम पढ़ेंगे कि कंटिंजेंट चार्जेस के लिए क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं। इस चैप्टर में 3 पार्ट हैं। सबसे पहला है मोड्स ऑफ ऑब्टेनिंग कैश, मतलब जो ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल है पेमेंट के लिए उसके पास कैश कैसे आएगा। और दूसरी बात, इसमें 2 और रूल्स हैं, एक है जनरल रूल्स और उसके बाद है स्पेशल रूल्स। सो लेट अस स्टार्ट विद द मोड्स ऑफ ऑब्टेनिंग कैश। बहुत सिंपली ये लिखा हुआ है कि फ्रॉम एक्रेडिटेड बैंक थ्रू चेक्स। जैसे नॉर्मली हम पहले भी पढ़ा था, हमने जब कैश में पढ़ा था तो उसमें चेक के थ्रू एक्रेडिटेड बैंक से ऑफिसर के पास कैश आता है और उसके बाद उसको पेमेंट करता है। तो यहाँ भी सेम यही होगा, जो सेम प्रोसेस था वर्क्स में या कैश वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था वही यहाँ पे भी होगा। तो इस पर अगर आपको डिटेल जानना है तो कैश का वीडियो एक बार ज़रूर देखिएगा। उसमें हमने डिटेल में पढ़ा था कि मोड्स ऑफ ऑब्टेनिंग कैश कैसे होता है, मतलब कैसे कैश उस ऑफिसर के पास आता है जो रिस्पॉन्सिबल है पेमेंट करने के लिए। इसके बाद आते हैं सेकेंड पार्ट पे, विच आर द जनरल रूल्स। कंटिंजेंट चार्जेस के जनरल रूल्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे दैट CGA RNP रूल्स 1983, सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंट्स रिसीट एंड पेमेंट रूल्स 1983, इसके प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे जब हमें कंटिंजेंट चार्जेस का पेमेंट करना हो। लेकिन ये कब तक एप्लीकेबल होगा? अनलेस दे कंट्राडिक्ट, जब तक वे उस डिवीज़न के जो लोकल रूल्स हैं या एडमिनिस्ट्रेशन या मिनिस्ट्री के जो स्पेशल रूल्स हैं उससे कंट्राडिक्ट ना करें, उसके अगेंस्ट ना जाएं, तब तक रिसीट एंड पेमेंट रूल्स 1983 के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। लेकिन अगर वो कंट्राडिक्ट करते हैं लोकल रूल से या फिर जो स्पेशल रूल है उनसे, तब ये रिसीट एंड पेमेंट रूल्स के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। इसके बाद इसमें कहा गया कि दैट कंटिंजेंट चार्जेस डजंट इंक्लूड चार्जेस क्लासिफाइड इन अदर हेड्स। जो चार्जेस ऑलरेडी दूसरे हेड्स में क्लासीफाई हो चुके हैं वो कंटिंजेंट चार्जेस में इंक्लूड नहीं होंगे। और उसके बाद ये कहा गया दैट चार्जिंग कंटिंजेंट चार्जेस टू वर्क कंटिंजेंसीज इज प्रोहिबिटेड। ये जो कंटिंजेंट चार्जेस हम अभी पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, इनको आप वर्क की कंटिंजेंसी में चार्ज नहीं कर सकते, ऐसा करना प्रोहिबिटेड है। और अगर ऐसा होता है देन द ब्रीच शुड बी इन्फॉर्म्ड टू अकाउंट ऑफिसर। अगर किसी ऑफिसर ने ऐसा किया कि कंटिंजेंट चार्जेस को वर्क की कंटिंजेंसी में चार्ज किया जा रहा है, वहाँ डेबिट किया जा रहा है, तो इसकी इंफॉर्मेशन आपको अकाउंट ऑफिसर को देनी है। जनरल रूल्स में इसके बाद ये कहा गया दैट इफ़ कंटिंजेंट चार्जेस ऑफ अ मंथ एक्सीड्स द लिमिट। हर महीने में कंटिंजेंट चार्जेस के कुछ लिमिट होंगे और अगर उस लिमिट को क्रॉस कर दिया गया, उससे ज़्यादा कंटिंजेंट चार्जेस में एक्सपेंडिचर हो गया, तब क्या होगा? देन इट शुड बी सेंट टू सुपरिटेंडिंग इंजीनियर फॉर सैंक्शन। अगर जो लिमिट है उससे ज़्यादा आपने एक्सपेंडिचर कर दिया कंटिंजेंट चार्जेस में, उस महीने की जो लिमिट है उससे ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर दिया, तब इसकी इन्फॉर्मेशन भेजी जाएगी सुपरिटेंडिंग इंजीनियर को फॉर सैंक्शन, सो दैट सुपरिटेंडिंग इंजीनियर फर्दर जो अमाउंट है उसको सैंक्शन कर सके। जनरल रूल्स में लास्ट एक पॉइंट ये है दैट कंटिंजेंट चार्जेस एंड ग्रांट इन एड, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, कंटिंजेंट चार्जेस और ग्रांट इन एड। इन दोनों को आप एक ही बिल में इंक्लूड कर सकते हो, दे कैन बी इंक्लूडेड इन सेम बिल। लेकिन तब क्या होगा? बट क्लासिफिकेशन शुड बी शोन। लेकिन डिफरेंट जो क्लासिफिकेशन होगा, कौन से हेड में कौन सा अमाउंट क्लासीफाई चार्ज हो रहा है, उसका प्रॉपर क्लासिफिकेशन आपको शो करना पड़ेगा। तो ये हो गया जनरल रूल्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्पेशल रूल्स। सो कंटिंजेंट चार्जेस के स्पेशल रूल में सबसे पहले ये कहा गया दैट पेमेंट मेड इज़ ब्रॉट टू अकाउंट आइदर टू कैश बुक और इम्प्रेस्ड। जब भी पेमेंट किया जाएगा कंटिंजेंट चार्जेस का, तो उसको अकाउंट में लाया जाएगा, या तो कैश बुक में या फिर इम्प्रेस्ड में। ये डिपेंड करता है कि हमने वो पेमेंट कहाँ से किया है। अगर हमने रेगुलर कैश से पेमेंट किया है तो उसको कैश बुक में लाई जाएगी, उसकी एंट्री कैश बुक में की जाएगी। और अगर हमने इम्प्रेस्ड में से पेमेंट किया है तो उसकी एंट्री इम्प्रेस्ड में की जाएगी। इसके बाद आगे ये कहा गया दैट एट द एंड ऑफ द मंथ, महीने के एंड में ऑल कंटिंजेंट चार्जेस आर कंसोलिडेटेड। जितने भी कंटिंजेंट चार्जेस हैं उनको कंसोलिडेट किया जाएगा और उनकी एंट्री की जाती है इन फॉर्म नंबर GAR 31। गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल्स का फॉर्म नंबर 31 है, उसमें कंटिंजेंट चार्जेस के कंसोलिडेटेड एंट्री की जाएगी। और इसमें क्लियरली लिखा होता है नॉट फॉर पेमेंट। जो फॉर्म नंबर 31 है काउंटर साइंड कंटिंजेंट चार्जेस का,
उसमें लिखा होगा नॉट फॉर पेमेंट, और ये जो कंसोलिडेटेड हमने एंट्री की है फॉर्म नंबर 31 में, इसको सबमिट किया जाता है पे एंड अकाउंट ऑफिसर को। तो मंथली जितने भी कंटिजेंट चार्जेस हैं उनका कंसोलिडेटेड एंट्री करके पे एंड अकाउंट ऑफिसर को सबमिट किया जाएगा। और इसमें एक चीज़ याद रखना है कि पर्टिकुलर नीडेड ओनली फॉर मिसलेनियस चार्जेस। आपको अलग अलग एंट्रीज की पर्टिकुलर लिखने की ज़रूरत तभी होगी जब वो मिसलेनियस चार्जेस हैं जो किसी भी हेड में नहीं आते। अदरवाइज़ अगर ऐसे चार्जेस हैं जो ऑलरेडी अलग अलग हेड्स में फिट होते हैं तो उनके लिए आपको पर्टिकुलर्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट कहा गया वाउचर्स इफ़ नॉट नीडेड टू सबमिटेड टू पीओ। ऐसे वाउचर्स हैं आपके पास जिनको पे एंड अकाउंट ऑफिसर को सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। एज़ पर रूल अगर उन वाउचर्स को पे एंड अकाउंट ऑफिसर को सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है, उसको पेड का स्टाम्प लगा के डीडीओ उनको कैंसिल कर देगा, क्योंकि उनको पे एंड अकाउंट ऑफिसर को सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं रजिस्टर ऑफ कंटिजेंट चार्जेस। रजिस्टर ऑफ कंटिजेंट चार्जेस होगा, एक रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा, इट इज़ केप्ट इन डिवीज़न। और उसके बाद इनिशियल ऑफ डीओ अगेंस्ट ईच एंट्री। जो डिविजनल ऑफिसर है वो हर एंट्री के अगेंस्ट में इनिशियल करेगा, या फिर डीओ की जगह पे एनी अदर ऑफिसर हु इज़ डेलिकेटेड द पावर टू। मतलब अगर ये पावर जो इनिशियल करने की पावर है, हर एंट्री के सामने इनिशियल करने की पावर अगर डिविजनल ऑफिसर ने किसी को डेलीगेट कर दिया है अपने किसी सबऑर्डिनेट अथॉरिटी को, तो वो साइन करेगा, अदरवाइज डीओ उसमें इनिशियल करेगा। तो ये हो गया रजिस्टर ऑफ कंटिजेंट चार्जेस। लास्ट पोर्शन में हम आते हैं पेटी पेमेंट्स फ्रॉम कैश और इम्प्रेस नॉट फ्रॉम अनडिस्बर्स्ड बैलेंस ऑफ डिवीज़न। जितने भी कंटिजेंट चार्जेस का हमें पेमेंट करना होगा, छोटे अमाउंट्स जितने भी पेमेंट करने होंगे, उनको हम करेंगे आइदर रेगुलर कैश से या फिर इम्प्रेस्ड से, नॉट फ्रॉम अनडिस्बर्स्ड बैलेंस ऑफ डिवीज़न। डिवीज़न में जो अनडिस्बर्स्ड बैलेंस बचा हुआ है, मतलब ऐसा कोई पेमेंट है जो आप कहीं और करना है लेकिन अभी नहीं कर पाए हैं आप लोग, अनडिस्बर्स्ड है और आपके पास कैश बचा है, तो इसमें से आपको कंटिजेंट चार्जेस का पेमेंट नहीं करना है। कंटिजेंट चार्जेस का पेमेंट या तो आप रेगुलर कैश से करेंगे या फिर इम्प्रेस्ड से करेंगे। जो कैश आपके पास अवेलेबल है कोई दूसरा पेमेंट करने के लिए और वो पेमेंट आप नहीं कर पाए हैं इसलिए कैश बाकी है, इस कैश में से आपको कंटिजेंट चार्जेस का पेमेंट नहीं करना है। और लास्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे कि फॉर स्टाम्प्स क्रॉस्ड गवर्नमेंट अकाउंट चेक्स आर सेंट टू पोस्टमास्टर बाय डीडीओ। अगर स्टाम्प्स चाहिए डिवीज़न में, ठीक है, पोस्टल कम्युनिकेशन के लिए हमें स्टैम्प्स की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए एक क्रॉस्ड गवर्नमेंट अकाउंट चेक इशू किया जाएगा और ये किया जाएगा डीडीओ के द्वारा, भेजा जाएगा पोस्ट मास्टर को, और साथ में ये भी सर्टिफिकेट लिख के भेजा जाएगा कि भाई हमें कौन कौन से स्टाम्प चाहिए, कितने कितने अमाउंट के। और उसके बाद ये भी लिखना होगा कि ये जो स्टाम्प्स हम मांग रहे हैं इनका यूज़ बोनाफाइड कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरत है, मतलब हमें जेन्युइन कम्युनिकेशन के लिए इसकी ज़रूरत है गवर्नमेंट वर्क के लिए, और इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। मतलब हम फालतू में नहीं मंगा सकते। हमने पहले भी पढ़ा हुआ था जब कैश पढ़ रहे थे कि हम पैसे बचाने के लिए हम स्टैम्प खरीद के नहीं रख सकते, हम केवल उतने स्टैम्प खरीदेंगे जितनी हमें ज़रूरत है। तो हम जब भी पोस्ट मास्टर को ये चेक भेजेंगे तो साथ में ये सर्टिफिकेट भी लिख के देगा डीडीओ कि ये जो स्टैम्प्स हम मंगा रहे हैं इसका यूज़ बोनाफाइड कम्युनिकेशन के लिए किया जाएगा, और साथ में इनको अवॉइड नहीं किया जा सकता, मतलब इनकी ज़रूरत सच में डिवीज़न में है। तो इसी के साथ कंप्लीट होता है ये चैप्टर कंटिजेंट चार्जेस। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। जय हिंद।